नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा आपको लेकर चलते हैं लोकसभा और सुनवाते हैं कि अनुप्रिया पटेल वहां पर क्या कुछ कह रही हैं। आजादी के 76 वर्षों में भी क्या देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे मूलभूत सुविधाओं की गारंटी ना हो? हमारी सरकार ने, मुझे गर्व है, इस बारे में सोचा। 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ नल से जल का कनेक्शन, कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज, 48 करोड़ से ज्यादा बैंकों के खाते, 3 करोड़ से ज्यादा बिजली के कनेक्शन, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस के सिलेंडर, 23 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग है समाज का, ये कौन सा तबका है जिसके पास आजादी के बरसों बाद सिर पे छत नहीं, पीने को पानी नहीं, जहां महिलाएं एक शौचालय के लिए तरसती हैं, जिनके पास बैंकों में खाते नहीं, बैंकों के दरवाजे जिनके लिए बंद हैं, जो बीमारी में इसलिए मर जाते हैं क्योंकि इलाज के पैसे नहीं। कौन सा तबका है ये समाज का वो वर्ग है जो दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है, वंचित है, सालों तक वंचित रहा है, और उसके लिए, उसके हितों के बारे में मोदी जी की सरकार ने सोचा है। अध्यक्ष जी, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं जो शायद हमारे विपक्ष के साथी समझकर भी समझना नहीं चाहते। लेकिन जो देश का दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, वंचित है, जिसने सही मायनों में समझा नहीं कि भारत के लोकतंत्र और आजादी का सुख क्या होता है, उसको इन आंकड़ों की कीमत समझ में आती है, इन आंकड़ों का महत्व समझ में आता है। हमारे विपक्ष के साथी स्वीकार करें न करें, लेकिन एनडीए सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थाओं द्वारा मान्यता मिली है। सभापति महोदय, आईएमएफ ने हाल ही में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का श्रेय मोदी जी की सरकार को दिया है। दुर्भाग्य है, आप इन उपलब्धियों को नहीं देख सकते, ना हमारे प्रयासों को देख सकते हो, ना हमारी मंशा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सच से मुंह फेर लेने से सच बदल जाता है? अध्यक्ष महोदय, दबी जुबान से ही सही, खुले मन से न सही, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी ये स्वीकार तो करेंगे ही कि हमारी सरकार ने गरीब का कल्याण किया है और सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे जीने वाले लोगों की पीड़ा को समझा है। ये राजनीति का वो युग है मोदी जी के राज में, जहां वंचित वर्गों को सबसे निचले पायदान से उठाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के एक नहीं अनेक प्रयास हुए हैं। सामाजिक न्याय के मापदंडों पर हमारी सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसको आने वाली सरकारों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित कर रहा है? सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान से आने वाली परम श्रद्धेय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये लोकतंत्र की ताकत नहीं तो और क्या है? अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि पहले की सरकारों में ऐसी पहल क्यों नहीं हुई? एक आदिवासी महिला लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर आसीन हो, ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? क्या भारत का लोकतंत्र चंद अभिजात वर्गों की बपौती है? अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार ने इस भ्रम को तोड़ के रख दिया है। हमारे मंत्रिमंडल को देखिए और आज मंत्रिमंडल में पिछड़े, दलित, वंचित की भागीदारी को देखिए। पूर्व की सरकारों के मंत्रिमंडल के स्वरूप को भी स्मरण कर लीजिए। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। कितने पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों का अपने मंत्री बनाया था। पीछे की पंक्ति में बैठने का काम नहीं करेगा इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अग्रिम पंक्ति में आकर बैठेगा। ये मोदी जी ने व्यवस्था को बदलने का काम किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इसमें पिछड़े वंचित समाज के बच्चे भी जाकर पढ़े। ये पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? रोका था क्या आपको किसी ने? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग
अध्यक्ष जी, हमारे विद्वान साथी है, कितने वर्षों तक इस संसद के अंदर उठी है, क्या कुछ काम हुआ उस पर? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका तो जवाबदार है। 2011 में आपने क्यों नहीं कराई? 2011 में आपने क्यों नहीं कराई? 2011 में जातीय जनगणना आपने क्यों नहीं कराया? तो किसने रोका था? मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो। अध्यक्ष जी, नीट की परीक्षा में पीजी के एडमिशंस में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का कोटा, पिछड़ों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, ये मांग भी कब से उठ रही है? 2014 में मोदी जी की सरकार आई, ये तो उससे पहले से उठ रहा है विषय। क्यों नहीं चिंता की गई? क्यों नहीं चिंता की गई? क्या मोदी जी का इंतजार कर रहे थे? और आज मैं कहना चाहती हूं सभापति महोदया, इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी समुदाय से आने वाले युवा अभ्यर्थी राज्यों की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने का काम कर रहे हैं। कहीं योग्यता का अभाव नहीं है, कहीं काबिलियत का अभाव नहीं है। अभाव है किस चीज का? अभाव है अवसरों का, अभाव है इच्छा शक्ति का। और इस सदन में मैं कहना चाहती हूं कि दलित, पिछड़े, कमजोरों के हक में फैसले लेने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। इस देश के वंचित तबके को, पिछड़ों को, दलितों को, कमजोरों को मोदी जी के नेतृत्व में यकीन है, विश्वास है, आपको हो ना हो। हमें युवाओं के भविष्य की चिंता है। हमारी सरकार बताती हूं अभी, हमारी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आपको युवाओं की ताकत पे भरोसा हो ना हो, हमें है। हमारी सरकार जिस दिन से आई, युवाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पे हमने ध्यान दिया। अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने का धैर्य नहीं, आप सुनिए। इस वर्ष 2023 दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भारत की सरकार देने का काम कर रही है। हमने मिशन रिक्रूटमेंट के तहत, मिशन रिक्रूटमेंट, ध्यान से सुनो, मिशन रिक्रूटमेंट के तहत हमने इसकी शुरुआत की है। 7 रोजगार मेला का आयोजन हो चुका है। हर रोजगार मेला में 75,000 नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटने का हमने काम किया है। अरे आप मुझे बता दो, एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां आपने दी है क्या? हमारी सरकार दे रही है। हर संकल्प को हमने सिद्धि में बदला है। थोड़ा छोटा कीजिए अध्यक्ष जी, ये सरकारी नौकरियों की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सोच है कि हमारे युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में तब्दील हो। मेरा अपना मंत्रालय, जिसके अंदर हमने 2016 से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू किया। 2016 से पहले इस देश के अंदर कुछ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूं कि 2016 के बाद हमारे मंत्रालय, हमारी सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बनके उभरा है। तो सदन में कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आज 6वां दिन है और एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर के बाहरी हिस्से गुंबद से लेकर तहखानों तक जांच पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट की टीम को जीपीआर मशीन से सर्वे के लिए बुलाया गया और दरअसल इस तकनीक के जरिए ज्ञानवापी परिसर में खुदाई किए बिना ही जमीन के नीचे की जांच की जाएगी, जिससे ज्ञानवापी का सच सामने आने में मदद मिलेगी। वहीं इस सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार परिसर में मंदिर से जुड़ी कलाकृतियां मिलने का दावा भी किया जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष में भारी रोष है। उधर लखनऊ में काकोरी एक्शन की 98वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी आयोजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी शुभारंभ किया और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मुख्यमंत्री ने पंचप्रण की शपथ भी दिलाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम फिर से भारत का विभाजन नहीं होने देंगे और गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे।
वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अपनी विरासत को संभाल कर रखेंगे और देश की रक्षा को मजबूत करेंगे। जब हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन का भारत छोड़ो आंदोलन इस पावन वर्षगांठ पर क्रांति दिवस पर हम सब काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है। देश भर में आज अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने इस मौके पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएम की जनसंख्या वाली बात पर कहा कि सवाल 15 साल के बच्चों के भविष्य का था, सवाल आबादी का नहीं था, रोजगार देने का था। सीएम महान है और बेरोजगारी दर की बात करने लगते हैं। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इन लोगों से अगर कोई बात आप पूछोगे, आप इस कोने की बात पूछोगे, उस कोने का जवाब देंगे। जो सदन में है, सवाल यह था कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है और जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में और खासकर 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके भविष्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका भविष्य बेहतर हो सकता है? यह सवाल था। सवाल आबादी का नहीं था। सवाल यह था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं, उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहां है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। उधर जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है और बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल ने कल आगरा में ताजमहल की सुरक्षा को लेकर खबर चलाई थी, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए येलो जोन में प्रवेश करने वाले दोपहिया और कई वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए लापरवाहों पर कार्रवाई की, जिसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए दी है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। मुजफ्फरनगर में तालाब में नहाने को लेकर बच्चों में हुआ विवाद, वहीं दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर का सहकारी बैंक मत्स्य और दूध उत्पादन के लिए देगा ऋण, वहीं बैंक की पहली बैठक में लिया गया है फैसला। सभापति डॉक्टर जगदीश सिंह ने कहा कि बिना वेतन करेंगे काम। फर्रुखाबाद में अज्ञात महिला ने काली नदी में लगाई छलांग, वहीं खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने किया महिला का रेस्क्यू। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव में हर साल की तरह इस साल भी निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा, वहीं हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में निकलेगी यात्रा। बरेली में युवक ने नदी में लगाई छलांग, वहीं देखते ही देखते पानी में डूबा युवक। किला नदी में युवक की तलाश जारी।
फिरोजाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की चाकू से गोद कर की गई निर्मम हत्या। वहीं बच्चों को पढ़ाकर लौट रही थी महिला, चरी के खेत में पड़ा मिला महिला का शव। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। पीलीभीत के पूरनपुर में कांवड़ियों ने मोटरसाइकिल से कांवड़ यात्रा का किया आयोजन। वहीं यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने लिया हिस्सा। पीलीभीत से दुष्कर्म का मामला आया प्रकाश में। वहीं 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों में 3 लड़कियां भी शामिल। वहीं आगामी जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में बेटी का इलाज कराने गई महिला ने चिकित्सक और फार्मासिस्ट पर लगाए वसूली के आरोप। कहा बेहतर सुविधाओं के लिए डॉक्टर मांग रहे हैं ज्यादा पैसे। वहीं डिप्टी सीएम से की मामले की शिकायत। अमेठी की निजी कंपनी में लगी भीषण आग। वहीं दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग के कारणों का नहीं पता चल सका है। सपा नेता हत्याकांड में फरार चल रहे खागी मुंडेरा के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र पासवान के साथ पुलिस की मुठभेड़। वहीं झगड़े के दौरान धर्मेंद्र पासवान के पैर में लगी गोली। चंदौली के राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्माण के दौरान मजदूर पर गिरा मलबा। वहीं मजदूर की मौके पर ही हुई मौत। आगरा में महिला के साथ मारपीट का मामला आया प्रकाश में। वहीं पीड़ित परिवार ने लगाए फायरिंग के आरोप। महिला ने घर पर गाली गलौज करने का किया था विरोध। वहीं घटना का वीडियो भी आया सामने। दवा माफिया विजय गोयल ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर किया बड़ा खुलासा। वहीं दवा माफिया की निशानदेही पर एएनटीएफ आगरा पुलिस ड्रग डिपार्टमेंट की छापेमारी। रेलवे खंडर प्लॉट में छिपाया था नकली नशीली दवाओं का जखीरा। बुंदेलखंड के महोबा में युवक सहित किशोर की तालाब में डूबने से हुई मौत। वहीं पुलिस ने कब्जे में लिया शव। आगामी जांच जारी। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर चला शराब चेकिंग अभियान। वहीं आबकारी अधिकारी रविशंकर के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। आगरा में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी। करीब 3 दिनों से नहीं उठा है कूड़ा। सफाई नायक के साथ मारपीट और महिला कर्मचारी के साथ एसएन मेडिकल अस्पताल में अभद्रता के मामले में नहीं हुई पार्षदों की गिरफ्तारी। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में डूबा 4 वर्षीय मासूम। वहीं मछलियों को दाना खिलाते हुए फिसला था बच्चे का पैर। जांच में जुटी हुई है पुलिस। और फिलहाल इस तक के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।